अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं वहीद वैदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आपके जबरदस्त मुजाहिद अव्वल जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। वो जनरल नहीं बनना चाहते, बिल्कुल सही है। मेजर रिटायर्ड आदिल, मेजर रिटायर्ड आदिल आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम सर। टिकटॉक वालों ने मुझे चीफ बना दिया है, तो ठीक चीफ बोला। चलो ठीक है, बहुत सा होता है चीफ ठीक ठीक। चीफ का। आदिल यार, आई नो आपका टाइम आज टाइट है, तो मैंने दो जो इस- मौजूआत है ना उस पर बहुत जरूरी बात करनी है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई है आज ईसीपी की पिटीशन के मुतालिक, उसके मुतालिक बात की। दूसरा जो इजाजुल एहसन की रेजिग्नेशन है और उनसे पहले मज़ाहिर नकवी की, ये एक बहुत मेजर, इसके अंदर बड़ी डीप रूटे एक पूरा प्लान चल रहा है, तो उसके मुतालिक भी आपसे बात करें। बट फर्स्ट आदिल, आपका क्या इस वक्त तक जो एक दिन की हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है? पहले सर जो मैं जजेस का वाकया है, जो रेजिग्नेशन का है, क्योंकि पहले हुआ है, उसको मैं पहले बता दूं। मैंने वाज़े तौर के ऊपर 6 जनवरी को ये खबर दी थी, जिसका 7-10 निकाती जो एनालिसिस था, जो मेरा नहीं था, मेरी सोर्सेस का एनालिसिस था कि नदीम अंजुम की 2 साल की एक्सटेंशन के बाद क्या 10 पॉइंट्स होंगे। उसमें 7वां पॉइंट हाईलाइटेड ये था कि काजी फायज ईसा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी अगर वो इलेक्शन या डिले करता है या इलेक्शन इंजीनियरिंग पे पर्दा डालता है, उनको सपोर्ट करता है, जो कि वो जल इनकलाबी वाज़े तौर के ऊपर कर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर इसको दी जाएगी। और उसमें आदिल सारी के- आदिल, मैं इंटरप्ट, हमारा या इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। आपने जब नदीम अंजुम की बात की थी ना, उसके बाद का जो है वो सब ब्लॉक और सर नदीम अंजुम तो की अब नहीं, नाज़रीन, आपके आपके जो आपके नाजरीन यहाँ सुन मेरा पा रहे हैं मुझे सर, ख्याल है कोई ये आपके नाजरीन। बर्फ वगैरह कल पड़ी है, तो ये हमारे इंटरनेट की तरह इश्यूज हो रहे हैं। सर आपके नाजरीन सुन पा रहे हैं, आप फिक्र ना इस, करें, आपकी जो इस ऑडियंस है वो सुन इसकी पा रही है मुझे। सर आपकी ऑडियंस मुझे सुन पा रही है, लेकिन आप नहीं मेरे ख्याल में ओके। सुन पा रहे, आपका इंटरनेट का कनेक्शन है। बताइए जी, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ ऑडियंस के अंदर, क्या आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ ऑडियंस के अंदर। सर हैदर मेहदी के जो यूट्यूब चैनल के जी ऊपर इस वक्त जी बैठे हुए हैं, सर जी हैदर जी। मेहदी की आवाज नहीं ठीक आ रही। अब मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है आपकी ऑडियंस को। सर डोंट वरी, मेरी आवाज आपकी ठीक ऑडियंस है, को क्लियर ठीक। जा रही है। ठीक है, आपके अपने एक्सेलेंट। ऑडियंस के कमेंट्स में आपके देख रहा हूँ नीचे, तो वो आपको ठीक है बिल्कुल जी। क्लियर मैं भी, क्लियर आ रही मैं भी है। देख मैं आई भी विल देख रहा रीड, हूँ, मैं भी। आई विल अगेन से कि देखें, नदीम अंजुम की 2 साल की एक्सटेंशन 6 जनवरी को मैंने न्यूज की थी कि अमेरिका के ऑर्डर्स पे अमेरिका विजिट के बाद हम्म, कंफर्मेशन का कोरो निकला है, और उसके बाद 10 पॉइंट का एनालिसिस जो है वो दिया गया है। पहले टिल फर्दर ऑर्डर्स की एक्सटेंशन थी। अब 2 साल ओके। की एक्सटेंशन के बाद जो मुख्तलिफ पॉइंट से 10, मैं सिर्फ नंबर 7 पॉइंट पे आऊंगा। हाईलाइटेड पॉइंट जो था, जो कि रिकॉर्ड के ऊपर मेरे ट्विटर के ऊपर मेरे एक्स के ऊपर मौजूद है, @the rate of soldier speaks, के काजी फायज ईसा को 1 साल एक्सटेंशन दी जाएगी अगर वो कोऑपरेट करता है इलेक्शन डिले कराने में या इलेक्शन मैनेज करने के अंदर। तो हम्म, उसके बाद सर आपने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के जो इस्तीफे देखे हैं, हम्म, उसमें जो मुझे बात उनके पर्सनल जराये से पता चली है वो ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो को जान से मार देने की धमकी दी गई है, और उनकी एहलिया कैंसर की लास्ट स्टेज की पेशेंट है, और एक बच्चा भी स्पेशल चाइल्ड है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया या इनको कुछ हो गया तो बच्चे को कौन देखेगा, या कोई इस तरह का बहरहाल सिचुएशन क्रिएट की गई, प्रेशर कुकर सिचुएशन क्रिएट की गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के लिए भी इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई, क्योंकि ये लोग बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को। इलेक्शन कमिश्नर्स जितने भी हैं, आपके जजेस जो हैं, वो बाकायदा इस वक्त आप समझे कि कैद के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो उनके मुहाफिज हैं वही उनके जेलर भी बन चुके हैं, और उनकी डेली 24/7 उनकी उनकी फैमिली की तमाम जो लोग हैं उनके सर्वेलेंस की जाती है। उनको इस तरीके से काबू किया जाता है, अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो उसके ऊपर जो है ये बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। बच्चे के अंदर कोई ट्रैप करते हैं, लड़कियां भेज के जो नौजवान बच्चों को ट्रैप करवा लिया, उसकी वीडियो बनवा ली। ठीक है, जज खुद जो है वो अगर उसका कोई शौक है तो उस शौक को एक्सप्लॉइट करके वो वीडियो बना ली। तो दे कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। पैसा पे अगर आप मानते हैं तो पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सर इसलिए ये 2 जजेस जो ईमानदार जजेस के इस्तीफे हैं, ईमानदार ही जज इस्तीफा देता है जो कहता है कि यार मेरे को काम नहीं होता। दूसरा, वो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट के ऊपर डिसीजन देने से पहले पहले उनको कहा गया मार देंगे, उन्होंने कहा यार मेरा रिजाइन ले लो, बस बात खत्म। तो इस वक्त सर फुल फ्लज बदमाशी जो है वो चल रही है,
और ये जाली इनकलाबी फायज ईसा जो है, इसने सर मैंने आपको 2021 से बताना शुरू किया हुआ है, और 2023 में खुल के मैंने 10 मई को आपको बताया था कि इसने बिल्कुल फुल फ्लेज ऑन बोर्ड है एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग पीडीएम की तमाम पार्टियों के साथ कि भाई मैं इससे जो करवाना है करवा लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सर बकायदा जाली इनकलाबी उस वक्त तक इनकलाबी था जब तक नवाज शरीफ का फड्डा चल रहा था, और ये सर रिकॉर्ड के ऊपर मेरी ट्वीट हैं, लोग असल में भूल जाते हैं मेरी बातें अगर 3 नहीं नहीं, बाद आप सच। आदिल आपके बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर है, मुझे तो क्रिस्टल क्लियर याद है। आदिल मैं थोड़ा सा एक और पहलू इसका टच करना चाहता हूँ। ये मैं जो खबर दे रहा हूँ ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर है। इसके अंदर एक फैसल सिद्दीकी एडवोकेट है जिन्होंने केस भी लड़ा था, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का था, बहुत जबरदस्त, और बहुत पाए के वकील समझे जाते हैं, एक दो दफा मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं। इन्होंने ये लिखा है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फैसल सिद्दीकी सेड अ पर्ज ऑफ जजेस इज टेकिंग प्लेस एट द सुप्रीम कोर्ट, के सुप्रीम कोर्ट में से जजेस को निकाला जा रहा है। ये दरअसल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जो होते थे ना डिक्टेटरों के, जिया जी का, सर। मुशर्रफ का, ये उस किस्म का है, लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू साइलेंस डिसेंटिंग जुडिशियल वॉइसेस। इनका जो आखिरी इनका जो वो है ऑब्जेक्टिव है कि जो इनके खिलाफ आवाजें हैं, इनके खिलाफ क्या मतलब फौज के खिलाफ, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई जज जो है वो अब जो है महफूज नहीं है। ये फैसल सिद्दीकी की जो आपने जितनी बातें की है ना, वो तो बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सारी सही हैं। ये फैसल सिद्दीकी की जो बात है, और ये मैंने और लॉयर से भी बात की, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आदिल, और उस पे मैं आपका तजिया देता हूँ। वो कहता है कि जी फ़ाइज़ ईसा का जो माज़ी है ना, जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत ज़बरदस्त था और अब वो बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ है। एक आदमी कहता है जो उसको कुछ कहता है जी मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ। कहता है जी ये अपने आप को बहुत चालाक समझता है और उसका अंदाजा है, खबर नहीं है। कहता है मेरा अंदाजा है कि ये फौज को जो है ना ये चक्कर दे रहा है, ये बड़ा चालाक है कि मैं नहीं, मेरी एक बात सुन 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 रही पर सर ये ये मैं मेरे कान पक गए 2021 से ये बातें सुन सुन के, अच्छा मैं सुने, नहीं दिल नहीं, टूटा है सर। सुने सुने, लेकिन वो कहता है इसके साथ सर चीफ फौज वही जस्टिस करेगी। दयाल। सुन ले, सर सुन ले, सर मेरी सर बात सर सुन जी ले ना। सर। तो जी एक सर। उसका एक तज्जिया है एक आदमी का। वो कहता है इसके साथ वही होगा जो जस्टिस अनवार उल हक के साथ जिया ने किया था जब उसने भी छलांगे छलूंगे मारनी शुरू की, उसको पीसीओ के तहत 1981 में मिला दिया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मेरा नजरिया है आप वाला, लेकिन एक ये नजरिया है जो जज जो लॉयर्स कम्युनिटी में है। जी आदिल। सर जहां तक ताल्लुक है इसका काजी फायज ईसा का 2021 से उसको कॉल आउट मैं कर रहा हूँ। काजी फायज ईसा एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी और इनकलाबी उस दिन तक था जब तक नवाज शरीफ जो है उसका फौज से फड्डा चल रहा था। जिस हम्म। दिन नवाज शरीफ ने लंदन प्लान बनाया और आसिम मुनीर को चीफ लगाया, इसका तमाम जो है वो झगड़ा खत्म हो गया, और इसने मीटिंग जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस था, उसने डिनर पे तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को जब बुलाया हुआ था, तो ये वो डिनर छोड़ के जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे चीफ जस्टिस के घर के ऊपर, ये वो छोड़ के डिनर कर रहा था फैसल नसीर डर्टी हैरी 21 ग्रेड के मेजर जनरल के साथ। और उसके बाद इसको अब भी वाजे तौर के ऊपर जो मेरे जरा ये दावा करते हैं कि मुबैना तौर के ऊपर इसका कंट्रोल नदीम अंजुम ने अपने पास लिया हुआ है थ्रू सेक्टर कमांडर सेंट्रल इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा। उसने फ्रंट पे जो अपना टाउट रखा हुआ है वो उसको आजम तारण को रखा हुआ है, उसके थ्रू इसको डिक्टेशन देते हैं और ये सुनता है, ये उनको हम्म। फैसिलिटेट करता है। ये इस हद तक फैसिलिटेट करता है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर बहुत कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास, आईएसआई के पास पड़ा हुआ है, आर्मी के बिल्कुल। पास पड़ा हुआ है, वो इसको आदिल, इस्तेमाल। आदिल बिल्कुल है। इस आदमी ने खुद अपनी जबान से कहा अपने जजेस को कि ये जो घर खरीदे गए हैं फ्लैट इंग्लैंड में, ये मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये बिल्कुल खुद एडमिट कर चुका है। तो ये बिल्कुल। तो केस इसका बड़ा वीक है। सो आदिल मुझे ये बताएं, एक तो ये बात हो गई जजेस की रेजिग्नेशन की, तो हमें एक अब एक्सपेक्ट ये कर देना चाहिए कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर कोई एक आध कोई डिसेंटिंग वॉइस थी, वो अब नहीं रहेगी। मुझे नहीं पता ये मुनीब अख्तर के साथ क्या करेंगे, या अफरीदी जो है वो भी, हालांकि उसके मुतालिक सवालिया निशान होता है, लेकिन
बड़े दिलेराना जजमेंट देता है, उसके साथ क्या करेंगे, आयशा मलिक के साथ क्या करेंगे, शाहिद के साथ क्या करेंगे, हमें नहीं पता। व्हाट्स योर व्यू? डू यू थिंक उनको भी ईज़ आउट करेंगे ये? सर देखिए, मेरी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड मैं एनालिसिस देता हूँ, मैं अपना तज्जिया एज सच देता हूँ। अगर तो मेरे पास जो खबरें होती हैं हुँ, उसकी बेस के ऊपर, मैं जो कंफर्म न्यूज मेरी होती है हुँ, उसकी बेस पे देता हूँ। मेरी कंफर्म न्यूज है कि हुँ, अगर इस एस्टेब्लिशमेंट की और इन जर्नैलों की फटती है तो हुँ, दो तबकों से फटती है। एक हुँ, ओवरसीज पाकिस्तानी से, उनके रिएक्शन से इनकी फटती है, हुँ, और दूसरा इनके जो फटती है वो आला अदलिया के जजेस से फटती है। हुँ, अगर हाईकोर्ट का एक जज भी जड़ा बांध के खड़ा हो जाए, बाबर हुँ, स्टार की तरह चलो, हुँ, तो इनकी पैक हो जाती है। चलो वो भी आखिर में इज्जत बचाने के लिए साइड लाइन अपने आप को करना चाहता है, इकलौता बंदा कितनी देर खड़ा हो सकता है। हुँ, इसलिए इनकी तमाम तर कंसंट्रेशन जजेस, क्योंकि चंद नंबर्स में है तो हुँ, पाकिस्तान में है, तो उनको तो हुँ, इन्होंने काबू कर ली है। हुँ, अब इनका फोकस ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ भी है, उसमें इन्होंने हुँ, सबसे पहले ओवरसीज पीटीआई को काबू किया है। हुँ, उसकी उनका ख्याल है लीडरशिप काबू हो जाए, लेकिन वो इनकी कोई इतनी औकात है नहीं, तो इस वजह हुँ, से ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी सुन नहीं रहे। अब हुँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानी को डरा धमका के, बिला फुसला के, किसी ना किसी तरीके से ये हुँ, ऑपरेशन पिछले 20 महीने से चल रहा है कि हुँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को काबू किया जाए, उनके पाकिस्तान में रिश्तेदारों को डरा धमका हुँ, के। डॉक्टर मोहित पीरजादा कल बड़ी जबरदस्त बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी भी फैमिली पाकिस्तान में, बहुत सी दुनिया की जो है वो ये प्रॉब्लम है, मौजूद है। हमारे हुँ, रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके जो हर किसी भी चीज की परवाह किए बगैर जान और माल की कुर्बानी देते हैं और हक और सच बात फिर भी करते हैं। हुँ, तो सर बात ये है कि ये सिचुएशन तो ये दो तबके बहरहाल आप ध्यान में रखें। जजेस, आला अदलिया के जजेस, जूनियर जुडिशरी, तो ये कोई मसला ही नहीं है, पोस्ट आउट करा देते हैं, बंदा पकवा देते हैं। ईमानदार जज को उठा के फेंकते हैं, करप्ट जज जिसके ऊपर केसेस होते हैं बेताशा, उनको लाके लगाते हैं। पुलिस ऑफिसर भी ये करप्ट लगाते हैं, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हुँ, आईएसआई के हुँ, हुँ, ऑर्डर। हुँ, हुँ, इनको प्रॉब्लम सिर्फ दो कैटेगरी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, और दूसरा हुँ, सर जो है आपके आला अदलिया के जो जजेस हैं, उससे हुँ, उनके रिएक्शन से इनको जो है ना त्राह निकलता है। बाकी ये सारे के सारे कंट्रोल किया हुआ है, इन्हें हुँ, किसी की परवाह भी नहीं है वैसे भी हुँ। सर। जी सर। अच्छा आदिल, मैं ना एक जनरल 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 ही कह रहे थे, जनरल जनरल काजी फाइज ईसा इजी फैसा, ये हाँ फाइज जी। ईसा जो है, इसके मुतल्लिक इसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बहुत बातें अब बाहर आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा। बल्कि इसकी नहीं आई मेरे पास एक दस्तावेजात है, मैं उनको कंफर्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हो गई तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रायविंड में इनका जो वो जाती उमरा वाला महल है, उसके साथ एक बहुत बड़ा बाग दिया गया है। और उसकी सारी मेरे पास रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब है। और ये अप्रैल 2023 के अंदर उनको ट्रांसफर किया गया है। बहुत बड़ा बाग है, उसकी तस्वीरें भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जजेस के बारे में एक बात मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि जजेस जो अपना पैसा कमाते हैं वो बेसिकली इस तरीके से कमाते हैं कि जायदाद खरीदते हैं। उसका पेपर ट्रेल भी, जो जर्मन जजेस हैं, जो मैंने जो उनको अक्सर देखा है, वो जायदाद खरीदते हैं अपने पैसे से, जो भी हो, जिस जिस शहर में जाते हैं या दूर पार में, उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं, उसके कागज भी रखते हैं, फिर दोबारा खरीदते हैं, पैसा बैंक में ही रखते हैं, और वो हिसाब किताब टर्नओवर करते हैं सारे का सारा। उसमें जहां पे कोई टैक्स बनता है वो भी देते हैं कि जायदाद का टैक्स समझ आपको गया, समझ भी देना गया। पड़ता है। अच्छा। जजेस ये काम, जजेस का ये मच, मैं क्योंकि मेरी फैमिली में भी चंद जजेस हैं, मैंने उनको देखा ये काम करते हुए। पैसे उनके पास, तनख्वाह उनकी बेताशा है, लेकिन फिर भी बेताशा पैसा उनके पास होता है। तो हम्म, मेजोरिटी को ने फिर अपना पूरा ट्रेल रखा होता है। वो कहते हैं कि जी हमने, अच्छा जज आप पोजीशन में हो तो आपसे लोग पंगा भी नहीं लेते आपको। हम्म, अच्छा, कब अक्सर औकात होता क्या है कि यहाँ पे जो कब्जे वाली जमीनें होती हैं वो जाती हैं आपके अदालतों में, जाती हैं ऑक्शन के लिए जाती हैं, तो वहां पे मौका मिल जाता है कि वो आधी कीमत पे वो भी जमीन खरीदी जा सकती है। कोई भी ऑक्शन कर सकता है, किसी और से ऑक्शन करा के, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनकी अदालत में नहीं है, किसी और अदालत में है, तो चले। वो खरीदवा के ये पुलिस से ये छुड़वा ये के ये आदत आदत समझ आ गई कि ये पैसा अपना किस तरह वाइट करते हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था इससे जुड़ी हुई, वाइट करते हैं, या वाइट करते हैं, या पैसा कमाते हैं, बिजनेस या करते हैं, या दोनों पैसा चीजें। कमाते हैं।
ठीक है, समझ गया। और अपना जो दूसरा पैसा आता है उसको भी इसी के थ्रू वो आगे लगाते हैं। अरे जो मैंने जब जस्टिस एजाज का हुआ ना, बज़ाहिर नकवी के खिलाफ था कि उसके बच्चों ने ये किया वो किया फलाना, तो जब जस्टिस एजाज की रजिस्ट्रेशन आई तो मैं बहुत परेशान हुआ, बिकॉज मेरा इंप्रेशन था कि ये बहुत ही पाक है और साफ और क्लीन है। तो मैंने लोगों से पूछा जो कम्युनिटी में है कि यार ये एजाज साहब के कोई स्केलेटन्स तो नहीं है कबर्ड में, कोई ऐसी चीज तो नहीं है? हामिद मीर ने भी आके बहुत बकवास की इनके खिलाफ। मैं तो लोगों को कहता हूँ हामिद मीर से बच के रहें, बहुत बड़ा ही दगाबाज धोखा देने वाला आदमी है। उसने एजाज अल एहसन के ऊपर बहुत तोहमतें लगाई हैं कि उन्होंने कि उनके ऊपर जी बड़े और धांधली के केस थे, वो उससे डर के भागे। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास जितने नामी गिरामी लॉयर हैं जो कि खुद जाती तौर पर ऑनेस्ट है, जिनको मैं जानता हूँ, और पुराने जजेस से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा एजाज उल एहसन बिल्कुल एक ज़र्रे की करप्शन उसने ज़िंदगी में नहीं की, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन आदमी है। उसको इतनी सख्त धमकी कोई दी गई होगी, पता नहीं है लोगों को, और उसने हम्म बात भी नहीं की थी। लेकिन जो आपने बात की है ना आदिल, कि हम्म उनके जो बेगम का प्रॉब्लम है, उनके औलाद का प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही ऐसी धमकी दी है इन फौजियों ने, फैसल नदीम ने, नदीम अंजुम ने, फैसल नसीर ने और आसिम मुनीर ने, कि वो हम्म आदमी मजबूर हो गया, उसने कहा यार बस। हम्म हम्म। जी आदिल। मैं सर ये दरमियान में आपके कमेंट्स पढ़ के स्ट्रेट फिंगर दिखा रहा था, ये हमजा अफरीदी, हियर यू गो, कम ऑन मेट, आई एम वेटिंग। अच्छा सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हमजा आगे अफरीदी को मैंने फारिग कर दिया, लेकिन हाँ मेरी बात सुनो, ये हाँ बेचारे सर, क्या, अच्छा आदिल, सर धमकी करता है ना, ये जवाब देना पड़ता है। सर जी देखिए, बात यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन की फैमिली सिचुएशन जो मुझे पता चली है, वो हाँ। ये है कि उनकी अहलिया जो है, मैं बता चुका था, आप शायद सुन नहीं रहे थे, कि उनकी अहलिया जो है कैंसर पेशेंट है। नहीं नहीं, मैं सुन रहा था, मैंने कहा वही मैंने रिपीट किया कि जो और आपने वो बात डेड की है। ऑनेस्ट आदमी है, डेड ऑनेस्ट आदमी है। तो सर, देखो, डेड ऑनेस्ट आदमी का ये सिस्टम के अंदर गुजारा जो है, बदमाशों के सिस्टम के अंदर जो है, वो डेड ऑनेस्ट बंदा भी नजर है, टेढ़ा बंदा ही चल सकता है। तो टेढ़ा बंदे को थोड़ा बहुत होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, तगड़ा होना पड़ता है। तब नहीं वो पट सकते थे, बात तो ये है, सच सर कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक आदिल ऑनेस्ट एक बंदे अब एक हमारी कंक्लूजन ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है आसिम मुनीर और उसकी फौज ने और उसके जर्नैलों ने, और अब कोई जज जो है वो बच नहीं सकता। अगर किसी जज ने अपने आप को करने किया, वो इनकी जो है ना ऐसी की तैसी करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक हमें आज कंक्लूजन मिला है। जस्टिस एजाजुल हसन, मंसूर अली शाह का बता दिया उसने, एक बहुत बड़ा बाग मुबैना तौर पर लिया है, नवाज शरीफ से बिल्कुल जती उम्रा की दीवार के साथ है, और अप्रैल 2023 में इसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है। पूरा नाम इसी का है, इसका मंसूर अली शाह वो लेकिन मैंने अभी फिर भी उनकी कंफर्मेशन करा रहा हूँ उससे पहले कि मैं उनको सामने लेके आऊँ पब्लिकली कि मंसूर अली शाह ने एक बाग जो है खरीदा खरीदा ही है, मतलब जिस तरीके से आप कहते हैं। आदिल, अब आ जाए केस के ऊपर, जो सर, बल्ले वाला केस है, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया? सर ये तो इनको बल्ले के पीछे तमाम दल्ले अपनी बारीक वारदातें डाल रहे हैं, दुनिया की फोकस बल्ले पे लगा के। प्री पोल रिगिंग ऑलरेडी शुरू हुई हुई है, किस हल्के में किस तरह किसको जतवाना है, किसको हरवाना है, हुँ, बंदे चुकवाने हैं, लीडर्स को हुँ, चुकवाना है, ग्राउंड बेसिस के ऊपर लोगों हुँ, को डराना धमकाना है। असल कहानी तो ये चल रही है, हुँ, बल्ला मिले ना मिले, लोगों ने वोट इमरान खान को देना है। अगर कोई और भी निशान हुआ तो आजकल के दौर में ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो निशान जो है ये छुपा के रख सके। लोगों को पता चल जाना है सर के क्या निशान है, जो भी निशान होगा वो पता चल जाएगा, लोगों ने ठप्पा उस पर लगाना है। ये बल्ले के चक्कर में असल में तो दले जो है सर, ये पीछे अपनी बारीक वारदातें डाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई फैसिलिटेशन इनको होगी, बहुत मुश्किल है सर कि फैसिलिटेशन हो। कल बरसर अली जफर क्या बात करते हैं, और उसके बाद काजी फायज ईसा नहीं, बाकी जो जज बैठे हैं उनका कोई जमीर थोड़ा सा जिंदा अगर है तो फिर हुँ, फैसिलिटेशन कोई मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि नहीं मिलेगा सर। इस वक्त जो है इनको ये बल्ले के निशान से जो है खींचेंगे, जिस तरह बल्ले का निशान जो है वो बेनजीर को हराने के लिए लिया गया था, तलवार का निशान दे के तीर का निशान दे दिया था, लेकिन अवाम ने फैसला किया था जतवाना इनको है। तो जियाउल हक की पीक ऑफ पावर के ऊपर भी वो जीत गए थे सर। अच्छा, आदिल, एक इस पे सवाल ये है, अगर बल्ला नहीं मिलता, इसका मतलब है कि पार्टी एज़ अ पार्टी नहीं रख सकती, तो इनको या और ये तो असलम किसी बेग की पीक ऑफ पावर पे, जी सर। जी, अगर अगर इनको बल्ला बल नहीं मिलता तो क्या है सर, आज आप बता दें कि यार ये निशान है, लोग पागल थोड़ी, लोगों को नहीं, आदिल, अवेयरनेस आदिल, है सोशल मीडिया दौर आदिल में सर, निश पता चल जाएगा सर। आदिल
इनके कैंडिडेट को एक निशान नहीं मिलेगा, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, उसका मुख्तलिफ निशान होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनका ये जो इनके 200 irrespective irrespective of this सर 8 फरवरी को इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होना। 8 फरवरी जो है आपका काउंटर रेजिस्टेंस का, आपकी रेजिस्टेंस का पहला स्टेप है, वहां से आपकी रेजिस्टेंस शुरू होनी है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद रहेगी इस 2024 पूरे साल में। जनवरी में आपको बता रहा हूं 25 में इंशाल्लाह जाके हालात जो है वो चेंज होना शुरू होंगे। मजबूरी के तहत जब ये चोर डकैत जो लाना चाह रहे हैं, ये चोर डकैत अपने खर्चे पूरे करके भाग जाएंगे पैसे लेके मुल्क से, और वापस मलबा सारा दोबारा इन्हीं डफर्स के ऊपर पड़ेगा। फिर ये मिन्नत तरला इमरान खान का करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके उसको वापस लाने पे मजबूर होंगे वो। कि मुझे लगता है कि 2025 में, मेरा जाती एनालिसिस है कि ये होता हुआ मुझे नजर आता है सर। उससे पहले बहरहाल ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी, कोई जबरदस्ती निकाह पढ़वाने की कहीं कोशिश करेंगे, कहीं पे जबरदस्ती ड्रामाबाजी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे आते हुए पाकिस्तान में नजर नहीं आती। और बहुत सी चीजें चेंज होती हुई गुज़श्ता रोज कैपिटल हिल के अंदर मैंने सेनेट चेयर जो कांग्रेस की जो चेयर है सेनेटर एबिगेल, उनको मैं ब्रॉडकास्ट लाइव उनको कर रहा था, उनकी जो मैंने बातचीत सुनी है, जो CIA FIA और उनकी जो FBI CIA बेसिकली और 18 एजेंसियों की जो चेयर करती हैं, उन्होंने ये बात की कि जी हमने पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में जो आप बात की है, क्योंकि उनसे सवाल बराह रास्त अकबर ने किया कि आपका CIA स्टेशन चीफ जो है वो इस्लामाबाद चला रहा है, पाकिस्तान चला रहा है पूरा बैठा हुआ, तो आप यहाँ पे कांग्रेस इंटेलिजेंस कमेटी की चेयर है, तो आप हमें बताएं कि हमारे साथ क्या ड्रामा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने अभी जो बातचीत पाकिस्तान में की है, आपको बहुत जल्द तब्दीलियां नजर आना शुरू होंगी। इलेक्शन से मुतालिक वो बात कर रहे थे और डेमोक्रेसी से मुतालिक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत में डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दो चीजें वहां पे कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन, क्योंकि इनके माँ प्यो वो है ना सर, असल में तो इनके असल प्यो तो वो है, तो इसलिए मैं उनकी बात करता हूँ, अमेरिकन कैपिटल हिल की बात करता हूँ। वो कहते हैं कि जी हमें एक तो हम इलेक्शन में जा रहे हैं और पाकिस्तानी 22 लाख पाकिस्तानी $1 भी दे तो $22 लाख बनता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग को, इनके वोट को इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर एक, दूसरा रेपुटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, दूसरा नॉर्मल ऑर्डिनरी अमेरिकन जो है वो, जिसको पाकिस्तान का नहीं भी पता, उसको ये पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी गुड है। डेमोक्रेसी के अलावा हम किसी और को सपोर्ट को कहते हैं, हम मानते हैं कि हम मिलिट्री एड देते हैं जनरलों को, लेकिन हमारी मिलिट्री एड अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है तो हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, हमारे इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, आम अमरीकी जो है वो इफेक्ट पड़ता है। जितने अग्रेसिव अमेरिकन पाकिस्तानी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्टिव किस्म का डायस्पोरा है आपका, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनको इसी तरह करने दें। उसमें डेमोक्रेट्स भी बैठे हुए थे सर, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा जी आप तो बातें तो यहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के, और मिसेस मोहित पीरजादा ने मेरे ख्याल में बात की कि उन्होंने कहा जी व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के और आपके जो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ के आप लिप सर्विस सिर्फ देते हैं, आप तो असल बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा ये चीजें चेंज बैरल होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये हमें बैकफ्लैश बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर हमने डोनाल्ड लू से, हमारा मेन प्रॉब्लम वो कहते हैं इमरान खान से ये था कि ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो ये रशिया में बैठा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने विजिट पूरा किया, तो हमें प्रॉब्लम, सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने डोनाल्ड लू को बुला के लताड़ा चंगा। डोनाल्ड लू जो है चौं चौं करता, उसकी दुम पे पैर आया था, वो पाकिस्तान एम्बेसडर के पास जाके उसने साइफर निकलवा दिया। अब इफ डोनाल्ड लू वाज अ डॉग हु हैड अ बाइट, दैट्स व्हाट दे सेड, कि अगर डोनाल्ड लू के अंदर कोई जिगरा कोई होता, कोई वाकई कोई तप्पड़ होता, तो कभी भी जो डोनाल्ड लू ने किया था वो अखबारों में ना आता। अगली बात उनको नहीं पता कि इमरान खान ने घेर दिया, सारी कहानी मास्टर स्ट्रोक चला दिया, नाम ले दिया, पूरी पाकिस्तान को बता दिया, लेकिन अखबारों में जब बात छप गई है तो अब डोनाल्ड लू तो मारा जा रहा है, पूरी यूएस एस्टेब्लिशमेंट मारी जा रही है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मारी जा रही है इस चक्कर के अंदर, और ट्रंप उसका फायदा उठा रहा है, मतलब हमारे पॉलिटिकल ऑपोनेंट उसका फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप ने आज वीडियो रिलीज की है, सीनियर्स इन द व्हाइट हाउस, वो जो यूं करके चल रहा है बाइडेन जिसके अंदर। तो सर ये हर जो है एंटी बाइडेन जा रही है, थिंग्स विल हैव टू चेंज अल्टीमेटली। 25 में मैं सिर्फ अमेरिकी इंतखाबात की वजह से नहीं कहता सर, लेकिन पाकिस्तान में अल्टीमेटली इनके पास $10 मिलियन पर डे के कर्जे के बगैर ये चल नहीं सकते, और डोमेस्टिक जितना कर्जा ये उठा सकते थे बैंकों से, इन्होंने उठा लिया है। अब आपके ख्याल में सॉवरन गारंटी जो है ये कुकड़ देगा इनका जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, वो तो उनकी सॉवरन गारंटी दुनिया कोई मानती नहीं है। सॉवरन गारंटी अगर ये जबरदस्ती कोई गवर्नमेंट बना लेंगे तो उसको एक आध किस्त तो मिल सकती है, लेकिन सर उसको डेट रीस्केजुलिंग नहीं मिल सकती, और इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती सर। के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन अल्टीमेटली करवाने पड़ेंगे, और 8 फरवरी को
फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन 4 करोड़ वोटर निकलेगा जिस वक्त और वोट की हिफाजत करेगा, तो वहां से असल रेजिस्टेंस का आगाज होगा। इसलिए वोटर्स का निकलना बहुत जरूरी है, इमरान खान के वोटर्स का। सर ठीक है। सो बेसिकली आप इन कंक्लूजन आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन बिक चुका है, इलेक्शन स्टील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने 8 फरवरी को सबने निकलना है, चाहे आपके पार्टी के पास बल्ला हो ना हो, आपने जाना है, ढूंढना है कि कौन है पीटीआई का कैंडिडेट, वोट देना है, और ये जो हकीकी आज़ादी की जो जंग है उसका इब्तिदा जो है, उसका पहला कदम जो है, जो हम पीएमए में हमारी एक एक्सरसाइज होती थी पहला कदम, ये उसका आगाज है। एक तो ये तो बात ठीक है। आदिल, दूसरी बात जो आई थिंक बिगर इशू जो आपने टच किया है ना, अमेरिका तो बिल्कुल एक एस्पेक्ट है, उसके ऊपर एक अलहदा बहस है, जो आपने बात की उसके ऊपर मेरी एक व्यूज है, लेकिन मैं उनको अभी नहीं कर रहा। आई वांट टू फोकस ऑन द डोमेस्टिक इशू। हमारा डोमेस्टिक इशू आदिल इतना सिंपल नहीं है। हमारे डोमेस्टिक इशू का मसला है कि पूरा हमारा निज़ाम तबाह हो चुका है ना, और उसका सबसे बड़ी निज़ाम की तबाही की अक्कासी अफवाज पाकिस्तान है, और उसका सिस्टम मेरिट ख़त्म हो गया। लोग बिक गए, प्लॉटों में बिक गए, पेंशन में बिक गए, कोई आके सामने नहीं आता, कोई बोलता नहीं है, हर बंदा चुप है। जी, जी, बड़ा अच्छा ऑफिसर था जी, ये बड़ा ज़बरदस्त बाप का बेटा है, सारे बिकाऊ माल है। तो एक तो ये जो सबसे ताकतवर आपका इदारा था, जो बिल्कुल मफलूज हो चुका है, अपना ज़मीर खो चुका है, अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी खो चुका है, इसका रिफ़ॉर्म जब तक नहीं होगा, श बिल्कुल सरे-नौ, ये आगे जो निज़ाम है, जो अदलिया है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी, ये नहीं हो सकता। आई वांट यू टू ड्वेल ऑन दिस अ लिटिल प्लीज़। सर इस पे मैं जो इंस्पिरेशन लेता हूँ वो मैं लेता हूँ अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी की तरफ से, जो उनका रिसर्च वर्क था, और उन्होंने कहा था, इमरान खान को भी कहा था, कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, अगर इसके अंदर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं तो ये निज़ाम निज़ाम इसकी दीमक इसकी बुनियादों को लगी हुई है। इस बिल्कुल सही। निज़ाम के ऊपर कोई भी बुनियाद, इस निज़ाम की बुनियाद पे कोई भी इमारत खड़ी होगी तो उसने गिरना ही गिरना है, जो इमरान खान ने 3.5 साल में देख लिया। हुँ, लेकिन इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू में ये था कि इस निजाम के अंदर मैं घुसूंगा एक दफा, तो हुँ, तभी मुझे वे मिलेगा अल्टीमेटली जाके इस निजाम के की बुनियादों से दोबारा इसको खड़ा करने का। ये उनका आर्गुमेंट था। हुँ। किसका आर्गुमेंट तगड़ा था, किसका नहीं, वक्त ने बता दिया कि क्या नहीं, आर्गुमेंट दोनों था। बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं कि निज़ाम ये इस निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते। दूसरा कहता है मैं अंदर जाऊँगा, तो फिर मैं वही कार्रवाई करूँगा जो कि ठीक करने की होगी। मतलब अगर पूरी इमारत को गिराना पड़े, तो इमारत को गिरा के नया खड़ा करें। जी आदिल, सॉरी। सादी अल्फाज में अवाम के लिए सादी सी बात है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है। चंद एक रिफॉर्म्स सबसे पहले करनी है। आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 खत्म करनी है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी मर्जी मर्जी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत किसी भी फौजी अफसर को उठा के बाहर फेंक दे। आपने एम्पावर करना है पाक फौजी अफसर को, जिस तरह पुलिस अफसर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई फैसला होता है तो वो उसको अदालतों में चैलेंज कर सकता है, उसको चैलेंज करने की आपने पावर देनी है। ये आपने पहला काम करना है। दूसरा हक काम जो देना, आप करते हैं चैलेंज करने कि का आप हक देना है। जी। चैलेंज करने का हक देना है। दूसरा जो आप बात करते हैं वो आपने करना है। आपने एक 4 स्टार जनरल के पास सिर्फ जो है, चीफ के पास सिर्फ फौज छोड़े, एक और 4 स्टार जनरल जो है, और ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आईएसआई उसके हवाले करें, 4 स्टार के हवाले करें, मौजूदा मराहत के अंदर, एक्स्ट्रा में जो मराहत के अंदर नहीं, चीफ की मराहत कम करें, वो मराहत बांटे। 4 कम अज कम जो है वो लेफ्ट मजीद 4 स्टार जनरल खड़े करें। एक को आईएसआई दें, एक को सिविल आर्म फोर्स दें, रेंजर एफसी चारों सूबों की उसके अंदर करें। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन एक के अंदर करें, आईएसआई एक के अंदर करें, फौज एक के अंदर करें, और ज्वाइंट सर्विसेज का जो है मैंडेट ज्यादा ब्रॉड करें, और उसके अंदर और 4 स्टार आदिल ऑलरेडी, उसको लाके जीएचक्यू में बिठाएँ, चकलाला उसको में नहीं। जीएचक्यू बिठाएं चकलाले के अंदर। सर बिल्कुल। आदिल सर जब यार 5 4 स्टार बैठे होंगे ना, तो फिर हुँ, एक की बदमाशी और एक की मर्जी नहीं चलेगी। एक को खरीदना इतना आसान नहीं होगा, पांचों को भी अगर खरीदना है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर हुँ, इन तमाम लोगों को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर करें। हुँ, ये इनका जिसका दिल करता है वो उठता है, जाके वजीर आजम का अपनी पपट लगाया होता है उसके सामने जाके बैठ जाता है। हुँ, हुँ। तो दिस इज आदिल, द थिंग सर। बिल्कुल, ये आपने जो है ना, जो ऑर्गेनाइज़ेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी, ये ब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास एक रिटायर्ड बड़ा थिंकिंग सोल्जर है, मेजर जनरल है, सीनियर है मेरे से। बहुत सोचने वाला था, काफ़ी सीनियर है।
उन्होंने मुझे कहा अभी की बात नहीं है, जब मैं पहले बहुत इस पे बात करता, उन्होंने मुझे कहा कि हैदर मेहदी हमें ना सरे नौ तयन करना पड़ेगा कि हमारे आदिल सुन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जी सर, जी सर। ये जरा सुन ले। मैंने उन्होंने आपसे कहा, पहले इसे उन्होंने टाइम की तो जी जी जी, जी सर। उन्होंने हमें कहा कि अब फिर हम क्लोज करते हैं 5 मिनट में। उन्होंने हमें कहा, मेजर साहब ने कहा, उन्होंने कहा मेहदी हमें सरे नौ तयन करना पड़ेगा कि हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि किस वजह से हमें फौज चाहिए। कहते हैं जब तक आप वो सरे नौ तयन नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें किस किस्म की फौज चाहिए। हमें लाइटली आर्म्ड फौज चाहिए, हेवीली आर्म्ड फौज चाहिए, हमें एयरबोर्न ज्यादा चाहिए, हमें मैकेनाइज ज्यादा चाहिए, हमें साढ़े अच्छा सात सर, लाख की फौज चाहिए। मैं सर ये काम हो रहा है, ये काम वो लोग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग वालों में ये भी काम कर रहे हैं, ये आदिल वो काम हो नहीं रहा कर रहे, मैं वो है। सिस्टम सर नहीं कर सर रहे वो। प्लीज, फौज भी जरूरी है ना, फौज भी नहीं, जरूरी है। मतलब लेकिन किस फौज किस आपके किस ठीक किस्म है, की मॉडर्नाइज्ड आर्मी चाहिए आपको, यू राइट। मॉडर्नाइज, नहीं लेकिन नहीं सर आदिल, सर यार एक जरा तनख्वाहें प्लीज और अंडरस्टैंड सर माय क्वेश्चन, 25 अंडरस्टैंड करोड़ माय की आवाम को नौकरियां भी तो देनी है ना सर। बात आदिल। तो आप ये समझे ना सर। सवाल ये है, नौकरियां तो दे दें तो फिर आप स्टील मिल में 10 गुना लोग भर दें, पीआईए में हाँ 10 गुना लोग भर दें, तबाह कर दें। आज सवाल पता है क्या है? एक होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन। आपको सर। जब तयन करना है कि इसके मकासद ये हैं किसी भी एक इदारे के, उस हिसाब से इदारे को आप तंजीम देते हैं और उस हिसाब से इदारे को आप लोग देते हैं और उसके अंदर रिसोर्सेज देते हैं। अब आ जाए आपके सवाल पे, आपके जवाब पे। सर बिल्कुल ये जरूरी है कि आपने अपनी फौज जो है उसको बकायदा तौर के ऊपर मॉडर्नाइज करना है, उसको रिक्वायरमेंट्स उसको मॉडर्नाइज करने के बाद इंडिजिनियस करना है। उसके बाद आपकी ज्यादातर यहाँ पे जो है वो अगर काउंटर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज है, तो आपने बेसिकली इस फौज की जो इतनी बड़ी तादाद है उसको कम करके अपने फौज के मॉडल के ऊपर पुलिस को खड़ा करना है, इंडिपेंडेंट पुलिस खड़ी करनी है बेसिकली। हम्म, वो हम्म, पुलिस खड़ी करनी जो है जो फौज के जर्नलों के खिलाफ भी इंक्वायरी कर सके, जिसको और करप्ट ना हो, और उनकी तनख्वाहें मराहत प्लाट उनके भी होने चाहिए हम्म, ताकि उनको पता हो, और उनको भी गाजरें ऐसी दिखानी चाहिए कि उनको पता हो कि रिश्वत का अगर हमारे ऊपर केस बनेगा तो हमारी गाजर बड़ी वाली जाएगी। हमारे लिए भी अगर हम हलाल तरीके से कमाएंगे तो हमारे बच्चों का भी कोई फ्यूचर है, जिस तरह फौजी अफसरों का कोई फ्यूचर होता है, बच्चों का फ्यूचर होता है। तो वो इंसेंटिव आपको जो है वो पुलिस को देने पड़ेंगे, और पुलिस का काम पुलिस को करना पड़ेगा। जिस तरह तुर्की के अंदर अर्दोगान ने पुलिस को स्ट्रेंथन किया, उसी तरह आपको यहाँ पे पुलिस स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसलिए बनाया कि आईएसआई के गंदे काम जो है वो करवाने थे सारे, और वो हम्म, डीजी आईएसआई के अंडर है, वो मासूम लोगों की कभी जाने लेता है, कभी किसी को उठा के चुक के बेसमेंटों में डाल देता है, ये सारे काम वो करते हैं। तो ये बेसिकली आपको ये काम जो है इसको इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर पुलिस की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और हम्म, ओवरऑल आपको जुडिशरी की अकाउंट जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और फौज को इंटरनल सिक्योरिटी से हटा के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब बॉर्डर्स के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा फौज का आदिल, काम इस पे बड़ी इस पे है। जी बड़ी सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आखिरी, ये जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी का, भुट्टो ने एक एफएसएफ बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। वो साइकिल नहीं वो नहीं, तो मुझे सुने, पता है। जी सुन ले, सर। हमें जी पता है सर। वो मिसयूज हुई। जी सर। उसका स्टेटेड मकसद ही ये था कि इंटरनल सिक्योरिटी में बजाय फौज को बुलाने के लिए ये जी सर। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स होगी, और उसको बड़ा हेवीली आर्म किया गया था, बल्कि उनके पास तो रॉकेट लॉन्चर्स थे, अब 106 आरआरस भी थी, उनको मोटर भी दिए गए थे। और पूरे बहुत हमारे फौज के, हमारा वो पेंसिल की जवानी, हमारे सूबेदार मेजर होता था पीएमए में, हमारा ड्रिल सूबेदार मेजर, वो जनाब वहां जाके को बड़ा जबरदस्त उसको ओहदा मिला, बड़े फौजी गए, हमारे जेसीओ एनसीओ, अब पुलिस के बड़े लोग गए। जी आदिल, इस पे क्लोज करते हैं, आपके फाइनल कमेंट्स। सर उसको तो इन्होंने फिर जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी के सुना है कि वर्कर्स भी आ गए, मेरे तो आप बिल्कुल ज्यादा बेहतर बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और आए थे। उसके अंदर
फिर उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। मैं मेरिट की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिसमें फौज की भर्ती है, उसकी उस बुनियाद के ऊपर भर्ती जो है वो फौज की भर्ती भी खैर कॉम्प्रोमाइज बाज जगह हो जाती है, अक्सर औकात हो जाती है, लेकिन बिल्कुल प्योर भर्ती मेरिट के बेस के ऊपर जो है वो पुलिस की हो। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मौजूदा जो ऑफिसर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जो भी करप्ट अफसर हैं फारिग उनको करना चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि एक दफा किसी के ऊपर जो है वो साबित हो गया इल्जाम, अगर वो तो प्ली बार्गेन वो चलो कर लेता है, जो भी कर लेता है पैसे वापस देने के लिए, उसके बाद सर उसको वापस उसकी सर्विस में जो ठीक है इंडक्शन होनी चाहिए किसी भी सूरत। आदिल, तो थैंक यू। जी 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 जी, बिल्कुल से आदिल, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आपने जाना है। मैं सिर्फ राउंड ऑफ ये करना चाहता हूँ, कंक्लूडिंग कमेंट्स हैं आपके ने जितनी बातें की, आपने एक बहुत जबरदस्त बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर हल्ला बोल गया, आसिफ का कब्जा है। दूसरा आपने कहा कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो अगर इन्होंने खरीद भी लिया या चोरी भी कर लिया, बदला नहीं भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है, जो मर्जी करे, लोगों ने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और अपने हक का इस्तेमाल करना है। और हमने फिर आखिर में आके फ़ौज की रिफ़ॉर्म की बात की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो बेचारे इसमें क़ैद में, मुसीबतों में, बशमूल हमारी ख़वातीन, इमरान खान और जो लोग हैं हज़ारों, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक Right now on Morning News Now, Israel is